बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रियाकलाप 9। नीला लाल लिटमस पत्र तथा सार्वत्रिक सूचक की सहायता से सारणी 3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कर होने वाले रंग परिवर्तन के आधार पर विलयन की प्रकृति तथा पीएच मान नोट कीजिए। आप जानते हैं कि pH हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा कि क्षारीय पदार्थों के भी pH मान प्राप्त हुए हैं। किसी क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या तात्पर्य है, आइए इसे समझें। शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है जिसके फलस्वरूप H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। H2O = H+ आयन प्लस OH- आयन। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH- आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H+ आयन उपस्थित रहते हैं। H+ तथा OH- आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तब उस विलयन में OH- आयनों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत विलयन में OH- आयनों की संख्या अधिक होने पर H+ आयनों की संख्या कम होती है। pH H+ और OH- आयन के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है। इसे सारणी 4 में दर्शाया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन से समान मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। इस प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। बच्चों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयन तथा कुछ फलों के रस, दूध, जल आदि इकट्ठा करके लाई हूँ। अब हम जांच करेंगे कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो आपको पता है ये जांच कैसे होगी? बिल्कुल सही, लिटमस पेपर के द्वारा। हम नीले और लाल दोनों लिटमस पेपर का उपयोग करके ये जानेंगे कि इन सभी पदार्थों में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। और चलिए अब हम लिटमस पेपर की सहायता से जांच करते हैं कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो सबसे पहले हम जल की जांच करते हैं। जल में मैं सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। ये देखिए, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि जल की प्रकृति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अब हम दूसरे विलयन यानी कि नमक के घोल की जांच करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। बच्चों, नीले लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। आप देख रहे हैं लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि नमक का घोल भी उदासीन है। चलिए अब हम दूध में नीला लिटमस पेपर डालकर देखते हैं।
आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर बहुत हल्का परिवर्तित हो गया है। जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दूध बहुत ही कम अम्लीय है। अब हम टमाटर के रस की जांच करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें नीला लिटमस पेपर डालते ही लाल रंग में परिवर्तन हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि टमाटर का विलयन अम्लीय है। इसके पश्चात हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर भी लाल हो गया है और देखिए लाल लिटमस पेपर के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय है। इसके पश्चात हमारा अगला विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसमें हम फिर से नीला लिटमस पेपर डालते हैं। देखिए नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर डालने पर ये नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय है। अब हम खाने के सोडे के विलयन की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं नीला लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। और अब लाल लिटमस पेपर डालते हैं। लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया। इसका मतलब खाने का सोडे का विलयन भी क्षारीय है। अब इसके पश्चात हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। पुनः हम कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालने पर यह लाल रंग में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है। अब हम इसके विलयन में लाल लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। लाल लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है, जिसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया। इसके बाद बच्चों हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। ये साबुन का घोल जिसमें हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का है। अब हम अंतिम विलयन नींबू के रस की जांच करते हैं। देखिए, नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर डालते ही ये लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस के पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब नींबू का विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो बच्चों, इस तरह हमने अपने सारे विलयनों की अम्लता तथा क्षारकता की जांच कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू का रस
टमाटर का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सभी तो अम्लीय है। तो इस बात की जांच कैसे हो कि इनमें कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है? बिल्कुल सही बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि अम्ल का अम्लीय गुण उसमें हाइड्रोजन आयनों की वजह से होता है, यानी कि जो अम्ल ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, और ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो अम्ल कम आंशिक वियोजित होकर बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे वो तनु अम्ल होंगे, जैसे कि एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार बहुत थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो तनु क्षार होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अम्ल की अम्लता उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस तरह बच्चों, यदि हमें अम्ल की प्रबलता अथवा क्षार की प्रबलता की जांच करनी है तो हमें ये देखना होगा कि विलयन में, उसके अम्लीय विलयन में कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन हैं अथवा क्षारीय विलयन में कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन हैं। और इसकी जांच करने के लिए एक अलग पैमाना उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जहां पर पी से तात्पर्य पोटेंस यानी कि शक्ति से है। अर्थात पीएच स्केल यह बताता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। इसकी जांच करके हम विभिन्न अम्लों की प्रबलता की तुलना कर सकते हैं। पर बच्चों, इसके लिए आप लिटमस पेपर नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक अन्य सूचक की आवश्यकता होती है जिसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। बच्चों, ये सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अपने रंग में परिवर्तन करता है, और इस रंग में परिवर्तन की जांच करके हम विभिन्न अम्लों की अम्लता की तुलना कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए हम इस कलर बार का उपयोग करते हैं जिसमें आपको लाल रंग से लेकर हल्के हरे से लेकर गहरे नीले रंग तक के रंग दिखाई दे रहे हैं। यह सार्वत्रिक सूचक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के आधार पर अपने रंग में भिन्न भिन्न परिवर्तन करता है, जिसका पता हम इस पीएच के कलर बार से कर सकते हैं। बच्चों, ये पीएच कलर बार में ऊपर का रंग लाल रंग अम्लीयता को दर्शाता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं अम्लीय गुण कम होता जाता है, अर्थात ये कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। जब हम पीएच 7 पर पहुंचते हैं तब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबरी को इंगित करता है, अर्थात यह उदासीन अवस्था को दर्शाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 8, 9, 10 से लेकर 14 तक का रंग क्षारीयता को दर्शाता है, अर्थात यह हाइड्रोक्साइड आयनों की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब यदि किसी विलयन का पीएच मान या पीएच कलर लाल रंग है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह अम्लीय है, और यदि किसका पीएच पेपर का कलर 6 है तो इसका मतलब वो कम अम्लीय है। यदि पीएच का मान 7 आता है वो ये दर्शाता है कि विलयन उदासीन है, और यदि पीएच का मान 10, 12 या 14 आता है जो कि क्षार या प्रबल क्षार को दर्शाता है। तो आइए अब हम इन अलग अलग विलयनों की अम्लता तथा क्षारीयता की तुलना पीएच स्केल के द्वारा करते हैं। पहले हम जल की तुलना करते हैं। देखिए,
आप पीएच पेपर तथा कलर बार के को मैच करने से पता चलता है कि जल का पीएच 7 है, जो कि जल के उदासीन होने को इंगित करता है। अब हम नमक के घोल के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, नमक के घोल का पीएच का रंग भी पीएच 7 के कलर से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि नमक का घोल भी का पीएच 7 है, अर्थात यह भी उदासीन विलयन है। अब हम दूध के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, दूध का पीएच भी लगभग कलर बार की सहायता से लगभग 7 दिखाई दे रहा है। अब हम टमाटर के रस के पीएच की जांच करते हैं। देखिए, टमाटर के रस में पीएच पेपर का कलर लगभग 5 से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि टमाटर के रस का पीएच मान 5 है, जो कि इसके अम्लता को दर्शाता है। अब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक में पीएच पेपर डुबाने पर कलर लाल हो गया है, जो पीएच बार में पीएच वैल्यू 1 को दर्शाता है। इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन काफी अम्लीय है। अब हम तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पीएच पेपर का रंग गहरा नीला हो गया है, जो कि कलर बार में पीएच मान 14 को दर्शाता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रबल क्षारीय है। इसके पश्चात हम खाने के सोडे की जांच करते हैं। बच्चों, खाने के सोडे के विलयन में पीएच पेपर डालने पर ये रंग हरा हुआ, जो कि लगभग 9 पीएच को दर्शाता है, अर्थात खाने का सोडा भी क्षारीय है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कम क्षारीय है। अब हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन में पीएच पेपर डालने पर रंग परिवर्तन लगभग 6 दर्शा रहा है, जो कि इसके हल्के अम्लीय होने की पुष्टि करता है। अब हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। बच्चों, साबुन के घोल में पीएच पेपर डालने पर यह हरे रंग का हो गया है, जिसका पीएच मान लगभग 12 दिखा रहा है। इसका मतलब कि साबुन का घोल भी क्षारीय है, लेकिन खाने के सोडा से ज्यादा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय है। अब हम नींबू के रस के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों, नींबू के रस में पीएच पेपर डालने पर कलर बार से मैच करने पर हमें दिख रहा है कि इसका पीएच लगभग 3 के बराबर है, जो कि इसके अम्लीय होने की पुष्टि करता है, लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अम्लीय है।
इस तरह बच्चों हमने देखा कि हमने जो विभिन्न प्रकार के अम्ल तथा क्षार लिए हैं, उनकी पीएच जांच करने के पश्चात हमने ये पाया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन सबसे ज्यादा अम्लीय है तथा टमाटर का रस सबसे कम अम्लीय है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सबसे ज्यादा क्षारीय था, जबकि खाने के सोडे का विलयन सबसे कम क्षारीय था। साथ ही जल का विलयन तथा नमक का घोल उदासीन थे। इस तरह आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले विलयनों की पीएच जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा अम्लीय है अथवा कौन ज्यादा क्षारीय। 2.6 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझें। पहला, पाचन की प्रक्रिया और पीएच। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। दूसरा, रक्त का पीएच और जैविक क्रियाएं। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। तीसरा, लार का पीएच। हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंतमंजन से साफ करना चाहिए। चौथा, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधे में बारीक व चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है, तब ये उनके शरीर में चुभकर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीले रंग तथा जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तब यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। 2.7 लवण, सॉल्ट्स। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं। साथ ही लवण, सॉल्ट्स का निर्माण होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या
ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। HNO3 एक्वस नाइट्रिक अम्ल प्लस KOH एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू KNO3 एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O लिक्विड जल। H2SO4 एक्वस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस CuOH होल ट्वाइस एक्वस कॉपर हाइड्रोक्साइड is equal to CuSO4 aqueous copper sulfate plus twice H2O liquid gel। CH3COOH aqueous acetic अम्ल plus NaOH aqueous sodium hydroxide is equal to CH3COONA aqueous sodium acetate plus H2O liquid gel। CH3COOH aqueous acetic अम्ल plus NH4OH aqueous ammonium hydroxide is equal to CH3COONH4 aqueous ammonium acetate plus H2O liquid gel। उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है, जिसे क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है, जिसे अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल कहते हैं। उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में K प्लस चार्ज क्षारीय मूलक तथा NO3 माइनस चार्ज अम्लीय मूलक है। 2.7.1 क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? क्रियाकलाप 9 में हमने नमक, अमोनियम एसिटेट, खाने का सोडा तथा कॉपर सल्फेट आदि लवणों का pH मान ज्ञात किया। इनमें से किस किस विलयन का pH मान 7 है? अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनते हैं, तो सोचिए लवणों के pH मान अलग अलग क्यों आए हैं? इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक Na प्लस चार्ज प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से तथा अम्लीय मूलक Cl माइनस चार्ज प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आते हैं। इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। आइए अन्य लवणों की प्रकृति को सारणी 5 द्वारा समझें। हमने देखा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति भी उदासीन होती है। 2.8 अम्ल वर्षा एसिड रेन। सामान्यतः वर्षा के जल का pH मान 7 होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के pH मान में कमी हो जाती है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैसें भी इसका एक कारण है। ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। CO2 plus H2O is equal to H2CO3, twice SO2 plus O2 is equal to twice SO3, SO3 plus H2O is equal to H2SO4, thrice NO2 plus H2O is equal to twice HNO3 plus NO। यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है।
इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह फॉसिल फ्यूल्स के जलने से दो अलग अलग तरीकों से बरसात का पानी एसिडिक हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है, जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि बारिश नेचुरली थोड़ी एसिडिक होती है। जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पीएच 6 बना देता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड रेन बनती है, जिसका पीएच 3 तक पहुंच जाता है। जब पीएच 6 से 3 में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिडिटी कितनी बढ़ जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी या 1000 गुनी? ये याद रखिए कि पीएच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में 10 गुना चेंज होता है, तो 6 से 3 में बदलने पर वो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 गुना अधिक एसिडिक होगी। चलिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर की आवश्यकता होती है, वे इसे सल्फेट से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम सल्फेट जो नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में स्थित कार्बन एटम्स इनके सल्फर एटम्स से बॉन्ड्स बनाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोयले और तेल के रूप में बदलते हैं तो ये सल्फर एटम्स कार्बन एटम्स से बॉन्डेड ही रहते हैं। कोयले और तेल में सल्फर की मात्रा आमतौर पर 1 और 4% के बीच होती है। आपको क्या लगता है कि इन सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर क्या बनता होगा? जब कोयला जलता है तो सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जहां सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब सोचिए कि नाइट्रिक एसिड बारिश में कैसे आता होगा। हमारे मोटर व्हीकल के सिलेंडर्स में हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रिएक्ट कर सकते हैं। ये याद रखें कि फ्यूल जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है, इसलिए व्हीकल से निकलने वाली गैसेस में कम लेकिन प्रभावी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हवा में होती हैं तो वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखा था, और बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर ये नाइट्रिक एसिड बनाती है। यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है जो कि अल्कलाइन होती है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हालांकि यदि बारिश न्यूट्रल या एसिडिक सॉइल या वनस्पति पर गिरती है तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये एसिडिटी जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है? जीवित चीजें एसिडिक कंडीशंस में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसे डिमॉन्स्ट्रेट करना आसान है। ब्रेड की एक स्लाइस विनेगर में और दूसरी शुद्ध पानी में डुबोइए। थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजिए और फिर उन्हें कवर करके 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि विनेगर में डूबी हुई ब्रेड पर फंगस नहीं जमी है, जबकि दूसरी ब्रेड पर जमी है। वास्तव में हम पिकलिंग नामक एक प्रोसेस में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विनेगर का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं एसिडिक कंडीशंस में काम नहीं कर पाते। दूसरी मेन प्रॉब्लम सॉइल यानी मिट्टी में है, जहां नेचुरली मिलने वाले टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल हैं और इसलिए न्यूट्रल सॉइल के लिए हानिकारक नहीं है। ये एसिडिक सॉइल में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये जीवित चीजों में पहुंचकर जिंक और आयरन जैसे जरूरी मेटल्स का स्थान ले लेते हैं। इसके अलावा एसिड रेन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस जरूरी मेटल आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो आमतौर पर क्ले सॉइल में रहते हैं। इसके कारण ये जरूरी मेटल्स पौधों की जड़ों से दूर बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य बारिश थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन एसिड रेन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है, जिससे बारिश 1000 गुना ज्यादा एसिडिक और कई जीवित चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स के जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन्स के सिलेंडर्स में उच्च तापमान की कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है। हमने सीखा, पहला, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा,
हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। चौथा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वेनिला आदि। पांचवा, अम्ल और क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। छठवां, अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। सातवां, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आठवां, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नौवां, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल में H+ आयन तथा एक ऋणावेशित आयन तथा क्षार में OH- आयन और एक धनावेशित आयन बनते हैं। 10वां, pH मान द्वारा किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा को 0 से 14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। 11वां, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। 12वां, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है, जिसे क्षारीय मूलक तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है, जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। 13वां, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। मुख्य बिंदु कीवर्ड्स: प्रतिअम्ल, क्षार, क्षारक, सूचक, घ्राण, गंधीय सूचक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल वर्षा, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक।